हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं दूसरा टॉपिक बिलियन। बिलियन का दूसरा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बिलियता सॉल्युबिलिटी। तो बिलियन के बारे में पहला टॉपिक आपको हमने बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वीडियो को ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप आगे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। उसमें दो टॉपिक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बिलियन के इंट्रोडक्शन के बाद में दो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं, जिनमें हमने बताया तनु और सांद्र बिलियन और संतृप्त और असंतृप्त बिलियन, फिर अति संतृप्त बिलियन को हमने बताया था। तो अब उसके बाद में टॉपिक आ जाता है बिलियता सॉल्युबिलिटी। बिलियता का मतलब होता है कि कोई विलेय पदार्थ विलायक, कोई निश्चित विलेय पदार्थ में कोई विलेय पदार्थ यदि घुलता है तो वो कितनी मात्रा में, संभव मात्रा में घुल सकता है, तो वो उस विलयन की विलेयता कहलाती है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं जो यहाँ पर लिखा है। अगर हम बातों से अपनी बता देंगे तो आप शायद ना लिख पाए, इसीलिए हम बोर्ड पर आपके लिए लिख कर बताते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के चलेंगे। लिखा है किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा। आप विलायक को निश्चित मात्रा में ले, चाहे वो ले 100 ml और चाहे 1000 ml, ये निश्चित मात्राएं हैं। ये मात्रा क्या है? निश्चित है कि 100 ml लिया है बिलियन तो क्या हुआ? नपा तुला हुआ बिलियन है। 1000 ml लिया है तो भी, तभी यहाँ पर लिखा गया है किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में, चाहे वो 100 ml हो चाहे 1000 ml हो, निश्चित होना चाहिए में निश्चित ताप पर। और ताप भी क्या होना चाहिए? निश्चित। आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया तो वो तापमान निश्चित ही होना चाहिए। किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन। कह रहा है कि किसी विलायक में, विलायक विलयन में सदैव ज़्यादा होता है। विलायक प्लस विलेय पदार्थ मिलकर ही विलयन बनता है और विलयन की क्वांटिटी 2 होती है और फिर 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली विलेय और विलायक ही होते हैं। तो यहाँ पर दिया किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में, निश्चित होनी चाहिए, चाहे वो 100 ml हो, 200 ml, 500 ml या 1000 ml में किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 100 ml में यदि 10 ग्राम विलेय पदार्थ विलीन हो रहा है तो 10 ही ग्राम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 20 ग्राम होगा तो 20 ग्राम ही विलीन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा जो पदार्थ विलीन होने वाला है। उसी बात को यहाँ पर अता करके लिखा गया है, एक निश्चित मात्रा देखकर। ये अता में लिखा हुआ है, इसी बात का दिया गया है किसी कामा इनवर्टेड कामा में इसको प्रदर्शित करेंगे। किसी पदार्थ की वह मात्रा, कोई भी पदार्थ हो, एनीथिंग, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो जो घुलनशील हो, जो घुल जाता हो, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, अब यहाँ पर इन्होंने एक निश्चित वैल्यू रख दी है। 100 ml, 100 के जगह पे 200 हो सकता था, 150, 1000, 250, 350, ऐसे कोई भी एक निश्चित मात्रा ले लेंगे। तो कह रहे हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम, या बता दें 100 ml, 100 ml कर लीजिए। यहाँ पर विलायक ml में लिख लें, लिक्विड ले लें अभी ml। विलायक में अब बता रहा 100 ml, यानी कि निश्चित मात्रा ले ली गई। 100 ml एक परमानेंट मात्रा जो निश्चित है, विलायक में विलीन हो जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ये बात हो गई विलेयता के बारे में। देसी शब्दों में, अपनी देसी भाषा में कहें कि एक ऐसी मात्रा पदार्थ की जो एक निश्चित बर्तन में भरा गया विलायक और उसमें घोले और वो एक निश्चित ताप पर विलीन हो जाए तो उस घोले गए पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब हमने क्या किया, 100 ml पानी ले लिया और 100 ml जब जल को ले लेंगे तो उसमें
500 ml चीनी को नहीं घोल पाएंगे, क्योंकि उस समय चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अनिश्चित बात है, तो वो उसकी विलेयता नहीं कहलाएगी। ऐसे पदार्थ की मात्रा जो इतनी कम मात्रा में हो कि उस 100 ml में घुल जाए, पूरी तरीके से विलीन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। पदार्थ कोई भी हो सकता है। यदि हम बता दें आपको, जो 100 ml जल लिया गया, 100 ml जल ले लें, तो इसमें 10 ग्राम, 10 से 20, 25 जितना भी हो, तो हम चीनी को घोल सकते हैं। कितना? चीनी को। और 10 से 20 ग्राम हम किसको घोल सकते हैं? नमक को। तो जो मात्रा यहाँ पर घुल रही है 10 से 20 ग्राम, यही मात्रा ही इस जल की विलेयता कहलाती है। और ये चीनी, नमक ही पदार्थ हैं। किसी पदार्थ, यही पदार्थ हो सकते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ml विलायक में विलीन हो जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब ये विलेयता के बारे में आप जान चुके हैं। अब आ जाते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो आप देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता किस प्रकार होती है। भिन्न भिन्न गैसों, यानी कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से वो विलय होती हैं। उदाहरण भी दिया गया, ऑक्सीजन O2 की जल में विलेयता बहुत कम होती है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील होती है। माना कि एक परमाणु जल में ऑक्सीजन का पाया जाता है, लेकिन जब कभी भी कोई भी मतलब ट्यूबवेल की स्ट्रीम यानी धारा, ट्यूबवेल, नल, कूप, किसी की धारा गिर रही हो, तो जो बुलबुले उठते हैं उस जल से, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से मुक्त हो रही होती है। जब ऑक्सीजन मुक्त होती है तो इससे ये सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील है। यदि ऑक्सीजन जल में घुलनशील अधिक होती तो वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा देती। तो ऑक्सीजन का एक ही परमाणु जल के एक अणु के साथ में रहता है, तो ऑक्सीजन की जल में विलेयता बहुत कम होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड HCl जल में विलेयता अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और HCl जैसी गैसें जल में अधिक विलीन होती हैं। क्यों होती हैं? इसके बारे में एक नीचे लाइन दी गई है। गैसों की द्रव में विलेयता, गैस जो द्रव में घुलती हैं या जल में घुलती हैं, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि गैसों की द्रव में विलेयता को किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो आप लिख देंगे विलेय पदार्थ द्वारा। इसे क्या कर देंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में ये पूछा जा चुका है कि पूछा जा गया था कि गैसों की द्रव में विलेयता को किस प्रकार समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। तो उसमें लिखा था विलेय के पदार्थ के आधार पर, विलयन के आधार पर, या विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, अवशोषण गुणांक के आधार पर। तो गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक के आधार पर समझाया जा सकता है। अब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, इसको अब हम रफ किए देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अवशोषण गुणांक। आप समझ गए होंगे सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी क्या होती है? एक निश्चित पदार्थ की मात्रा, एक निश्चित पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम अगर ले लेंगे विलयन विलायक तो मात्रा को कम लेंगे। एक निश्चित पदार्थ की मात्रा जब एक निश्चित विलायक में विलीन हो जाती है तो वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब हम डालेंगे हेडिंग अवशोषण गुणांक।
अब इसके बारे में पढ़ेंगे अवशोषण गुणांक के बारे में। तो अब आ जाते हैं अवशोषण गुणांक और समझते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता किस प्रकार समझी जा सकती है। तो अवशोषण गुणांक द्वारा गैसों की द्रव में विलेयता समझी जा सकती है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है, जो कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा है। अवशोषण गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइन लिखने के लिए 2 नंबर मिलते हैं आपको। तो अवशोषण गुणांक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए या टिप्पणी कीजिए, ऐसा आता है अवशोषण गुणांक। तो पढ़ते हैं, निश्चित ताप तथा निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, एक निश्चित ताप हो और निश्चित ही वायुमंडलीय दाब हो, किसी विलायक के निश्चित आयतन, कोई विलायक ले लिया जाए जिसका निश्चित आयतन हो, जैसे हमने बता दिया 1000 ml हो, कितना हो 1000 ml। अभी 100 था, इसको हमने 1000 ml ले लिया, ठीक है। निश्चित होना चाहिए, ये नहीं आप लिख दें 1001, ये गड़बड़ हो जाएगा, या लिख दें 1050, तो ये नहीं, एक निश्चित मात्रा लेंगे। तो हमने ले लिया कितना 1000 ml एक विलायक है। अब इस पर क्या लगा है, निश्चित दाब और निश्चित ताप लगाया नीचे से। तो निश्चित ताप तथा निश्चित वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन, ये निश्चित आयतन है एक 100 ml में घुली गैस के, अब इसमें कोई एक गैस के कण घुले हुए हैं, ये गैस के कण हैं, इसे 1000 ml को निकाल लेते हैं बाहर, लिखते हैं 1000 ml है, या 100 ml लिख लेते हैं। 1000 ml बताया है तो 1000, ये जो गैस के कण घुले हुए हैं एक निश्चित मात्रा में, ml को भी मिटा देते हैं। अब कह रहे हैं निश्चित ताप और निश्चित वायुमंडलीय दाब, कौन सा, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन, यानी कि 1000 ml या 100 ml 200 ml में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एस का मतलब स्टैंडर्ड मानक, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब पर आयतन, जो भी इसमें गैस का आयतन है उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि जब निश्चित ताप दें हम किसी भी निश्चित आयतन को और निश्चित वायुमंडलीय दाब लगाएं, तो उस निश्चित आयतन वाले विलायक में घुली हुई गैस की मानक एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो हम बताते हैं, अब इसको हम ये कुछ गैसें ये लिखकर रखी हमने, कुछ गैसें 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैस लिखी गई हैं। इनकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवशोषण गुणांक बताते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम का अवशोषण गुणांक होता है 0.09 और नाइट्रोजन का होता है 0.015 और हाइड्रोजन का होता है 0.017 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन का होता है 0.028 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.88। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है 0.242 यानी कि 2.42 होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड का 4.42 होता है और सबसे अधिक होता है 7.10 किसका, अमोनिया का। अमोनिया द्रवों में सबसे अधिक घुलनशील होती है। यह इसका क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न गैसें लिखी गई हैं, इनका क्या है, द्रव में घुलनशील का अवशोषण गुणांक है ये लीजिए, बढ़ता हुआ क्रम है। तो कहते हैं कि निश्चित ताप तथा निश्चित वायुमंडलीय दाब पर किसी निश्चित विलायक के आयतन में, निश्चित विलायक वाले आयतन में घुली हुई गैस की मानक एवं ताप STP
पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। सरल भाषा में बताएं कि एक निश्चित वाले आयतन के विलायक में निश्चित ताप और निश्चित वायुमंडलीय दाब में जितने आयतन की गैस इस बॉक्स में या विलायक में घुल जाती है वो उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है। जैसे जल होता है उसमें हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन गैस के कुछ बुलबुले भी होते हैं, तो वो जितनी मात्रा उसमें घुली रहती है वो उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। आपको बताया जब भी कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर प्रवाहित किया जाता है तो एक मशीन से फुसफुस वाली मशीन से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी प्रेशर के यानी कि बहुत उच्च दाब के अंदर प्रवाहित कराकर उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलनशील हो जाती है यानी कि विलेयता के रूप में बनी रहती है, विलय होती है उस द्रव के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक में जो भी गैस के कण ऊपर जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही कण होते हैं। आगे आ जाते हैं। अब आ जाता है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को घटा देंगे या बढ़ा देंगे, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो घटा देंगे और बढ़ा देंगे। तो पहला है गैस की प्रकृति। क्या है? गैस की प्रकृति। जो गैस घुलने वाली है वो किस प्रकार की है? यौगिक बनाती है, आयनित होती है, नहीं होती है, ध्रुवीय है, अध्रुवीय है। ध्रुवीय का मतलब होता है प्लस माइनस का चार्ज होना, अध्रुवीय का मतलब होता है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होना। या फिर वो क्या होती है उसकी प्रकृति, वो यौगिक बनाने वाली। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, विलायक से अभिक्रिया करके। किससे? विलायक से। कोई विलायक में हम गैस को घोलें वो उससे अभिक्रिया कर जाए। जैसे ये विलायक भरा हुआ है, इसमें ये गैस हमने घोल दी है। कौन सी घोल दी है? यहाँ पर HCl घोल दी है और घोल दें हम अमोनिया गैस। ये दो गैसें या कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें तो यहाँ पर लिखा विलायक से अभिक्रिया, और विलायक को हम ले लें जल। ये 1000 ml हमने जल ले लिया जिनमें इन तीन गैसों को हम घोलें। कौन कौन सी? अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बनाने वाली गैसें अर्थात आयनित होने वाली गैसें द्रव विलायक में अधिक विलेय होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम HCl को जल में घोलें, HCl क्या है? विलेय, ऊपर लिख रहे हैं, और जल क्या है? विलायक। अब यहाँ पर बात आ जाती है, इन दोनों को घोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड की कम मात्रा है और जल की अधिक मात्रा। जैसे इस बॉक्स में मान लें जो जल भरा हुआ है वो ज़्यादा मात्रा में है और हाइड्रोजन क्लोराइड कम मात्रा में, तो ये इसका हाइड्रोजन लेकर H3O+ बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, जो एक यौगिक है, और क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन आयन। तो ऐसी गैसें जैसे HCl, अब ऊपर को बताते हैं, इसको रफ किए देते हैं। अब शोषण गुणांक तो आप समझ गए होंगे, अब इसको समझिए। ये एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं हम दोनों। जैसे HCl को हम किस में घोलें? जल में। और NH3 को किस में घोलें? जल में। HOH लिखिए जल को। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा एक H3, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ ले जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत बात लिख गई थी क्योंकि क्लोराइड आयन निकलना चाहिए था। यहाँ पर ये क्या है? विलायक हैं और ये है विलेय गैसें, ये विलेय हैं। विलेय प्लस विलायक से क्या बनता है? विलयन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हम जल में घोलते हैं तो बनता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, और प्लस में निकल जाएगा Cl-, निकल गया।
उसके बाद आ जाता है क्या, अमोनिया। अमोनिया जब इसके साथ घुलती है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाता है तो ये बनता है NH4 और OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यौगिक, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जब आयनों में टूटता है तो बनता है अमोनियम आयन, NH4 का प्लस और OH माइनस। तो कहने का मीन्स है कि विलायक से अभिक्रिया, यानी विलायक जल है, विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बनाने वाली गैसें, ये दो गैसें, एक HCl गैस और एक अमोनिया गैस, जो यौगिक बना रही हैं। तो यौगिक बनाने वाली गैसें अर्थात आयनित होने वाली, देखो ये देखिए आयनित हो गई दोनों जगह, यहाँ हाइड्रोनियम आयन बना, यहाँ अमोनियम आयन, इसका मतलब है अमोनियम आयन, और यह है हाइड्रोक्साइड आयन, यह है क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर है कि आयनित होने वाली, जो आयनों में टूट जाती हैं उन्हें हम कहते हैं आयनित होने वाली गैसें द्रव विलायक में अधिक विलय होती है। किस विलायक में अधिक विलय होती है? द्रव विलायक में अधिक विलय होती हैं। तो आपको ये दो एग्जाम्पल दे दिए, ये छोटी छोटी गैसें, कम मात्रा वाली गैसें जल में घुलकर आयनित हो जाती हैं तो इनकी विलेयता बढ़ जाती है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। दूसरा कारक क्या है? यहाँ कारक को नीचे लिखा था, अब दूसरा कारक होगा नंबर 2 हेडिंग, नंबर 2 हेडिंग, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय, यहाँ पर लिखेंगे ध्रुवीय गैसें, ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय विलायकों में विलय होती हैं या विलेयता प्रदर्शित करती हैं। कह रहा है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलय होती हैं। तो ध्रुवीय गैसें कौन सी होती हैं? जैसे हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अमोनिया पर यहाँ पर क्या होगा, प्लस के 3 होंगे, माइनस के 3 होंगे नाइट्रोजन पर, और हाइड्रोजन पर एक एक प्लस का चार्ज होगा, ऐड कर लीजिए, 3 ये हैं प्लस के और 3 माइनस के। तो ये ध्रुवीय गैसें हैं। ध्रुवीय गैसें अध्रुवीय, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ प्लस का 4, ये सब क्या है? नंबर 1, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। अमोनिया को 2 लोन पेयर भी दिखाने पड़ेंगे क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 एक पेयर पाया जाता है इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, तो इस पर -3 और 3 प्लस। ये ध्रुवीय हैं। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, विलायक की प्रकृति क्या है? यहाँ लिखा है विलायक की प्रकृति। यदि ध्रुवीय विलायक है तो उनमें ध्रुवीय गैसें घुलेंगी और विलेयता दिखाएंगी। यदि विलायक अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय विलायक है तो अध्रुवीय गैसें उसमें विलय होंगी, यानी विलेयता प्रदर्शित करेंगी। अध्रुवीय विलायक कैसी होंगी? H2 अध्रुवीय, Cl2 अध्रुवीय, N2 अध्रुवीय। अब इसके बाद O2, तो ये कैसी गैस है? अध्रुवीय। ये ध्रुवीय गैस है,
कार्बन डाइऑक्साइड ध्रुवीय गैस है, अमोनिया ध्रुवीय गैस है। तो ध्रुवीय गैसें ये ध्रुवण जो दिखा रही हैं, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस 2, डेल्टा माइनस 2 ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंध है, तो ना तो इस पर प्लस होगा ना ही माइनस होगा। ऐसे क्लोरीन पर दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, ऐसे ही ऑक्सीजन, ऐसे ही नाइट्रोजन। तो ये क्या है, इन पर ध्रुवण नहीं हो सकते। दोनों परमाणु ताकतवर हैं, दोनों परमाणु एक जैसे ताकतवर हैं। यहाँ दोनों परमाणु एक जैसे ताकतवर, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे। तो ध्रुवण क्या होगा? ध्रुवण क्रिया तभी संपन्न होती है जब एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे परमाणु से कम होती है। देख लीजिए हाइड्रोजन बहुत कमजोर है क्लोरीन की अपेक्षा, कार्बन बहुत कमजोर है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु की अपेक्षा, हाइड्रोजन बहुत कमजोर है नाइट्रोजन की अपेक्षा। आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। अब हाइड्रोजन चूंकि यहाँ है और नाइट्रोजन क्लोरीन पी ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन और पी ब्लॉक में नाइट्रोजन क्लोरीन, ये सभी तत्व हैं, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो हाइड्रोजन कमज़ोर होगा किससे? क्लोरीन से, कार्बन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से। यहाँ बराबर का मामला है। तो ये अध्रुवीय गैसें हैं, इनमें ध्रुवण नहीं होता। तो ये हाइड्रोजन से क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगी? HCl। बाद में ध्रुवीय बना लें, ये बात अलग है, अब ध्रुवीय बना लेंगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाती है? अमोनिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है? जल। बनाने के बाद पहले ध्रुवीय गैसें अध्रुवीय गैसें ध्रुवीय अणु बनाती हैं, ये बात अलग हो जाती है। लेकिन जो पहले से ही अध्रुवीय हों उनके लिए है। तो यहाँ लिखा है अध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय गैसें, ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय गैसें विलय होती हैं। अब हम इन गैसों को किन में घोल सकते हैं? जल में घुल जाएंगी आसानी से। अमोनिया हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सभी गैसें किस में घुल जाएंगी? जल में घुलनशील होती हैं, क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक होता है। देख लीजिए इस पर प्लस, वो भी डेल्टा का, इस पर माइनस, डेल्टा माइनस। ये ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में घुल जाएंगी। इसी प्रकार से आपको बताते हैं कि जैसे बेंजीन में टॉलुइन, बेंजीन में फिनोल घुलनशील होता है, ये फिनोल है, तो ये आपस में घुलकर ऑर्थोहाइड्रोक्सी नेप्थलीन बनाता है। ये आपस में ये दोनों घुल गए तो ये ध्रुवण इनका एक जैसा है। अध्रुवीय है, ना तो इन पर ध्रुवण है ना इन पर, ये आपस में घुलेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो नहीं पैरा हाइड्रोक्सी नेप्थलीन बना लेगा। ऐसे यहाँ पर अमोनिया जब बताते हैं, इसको रफ किए देते हैं। जैसे HCl और किस में घुले? H2O में। ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? H3O प्लस। दोनों ध्रुवीय थे, घुल गए। उसके बाद में अमोनिया NH3 प्लस HOH क्या बनाएगी? तो यहाँ पर रिवर्सल के लगाओ, एक बनाएगी NH3 NH प्लस का होल 4 OH माइनस। ध्रुवीय ध्रुवीय। अब अध्रुवीय की बात, ये हो गई ध्रुवण वालों की बात। अध्रुवीय H2 प्लस Cl2, अध्रुवीय अध्रुवीय हैं दोनों, तो बनाएंगी 2HCl। ये अध्रुवीय गैसें हैं। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं। पोलराइज गैस, पोलराइड गैस पोलराइड सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती हैं। बताएंगे पोलराइड गैस पोलराइड सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती हैं। इसी प्रकार से नॉन पोलराइज गैसेस नॉन
पोलराइज सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती हैं। तो यहाँ पर पोलर वाली पोलर में, नॉन पोलर वाली नॉन पोलर में घुलनशील होती हैं। ये हो गया अगला पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, कौन कौन प्रभावित करता है। अब लिखेंगे नंबर 3, ताप का प्रभाव। आपको बताते हैं, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। क्योंकि यह एक क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब आप समझ गए, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। क्या लिख देंगे यहाँ पर? घट जाती है, कम नहीं होती, घट जाती है। जब आप किसी गैस को एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में घोल रहे होंगे तो वो घुल रही होगी, लेकिन उसी विलायक का उस समय हम ताप बढ़ा दें, अगर ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? गैस वाष्प के रूप में उड़ने लगेगी। अब जब गैस वाष्प के रूप में उड़ने लगेगी तो वो तो वायुमंडल में चली जाएगी। जैसे हम बताते हैं चित्र के अनुसार, ये कोई द्रव भरा हुआ है और इसमें जल है, मान लिया जल H2O। यहाँ हम अमोनिया को घोल रहे हैं एक निश्चित ताप पर, और यहाँ पर एक निश्चित ताप पर घोल रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आ गया फितूर। अब हमने ताप यहाँ से देना स्टार्ट किया। जैसे ताप दिया, ये विलायक गर्म हुआ, विलेय पदार्थ यानी अमोनिया यहाँ घुलने आई, तो जब ये गैस बनकर उड़ेंगे तो अमोनिया भी साथ में उड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अवशोषित होती है, तो विलेयता बढ़ जाती। ये ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ताप बढ़ाने पर, यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है, ताप बढ़ाने की द्रवों में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? तो याद रखेंगे, ताप बढ़ाने पर द्रवों की गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कम होती है, सदैव घटती रहती है। अब आ जाएगा नेक्स्ट प्रभाव, नंबर 4, विलायक में ही तो घोलना है गैस को। विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति अब यहाँ पर लिखेंगे विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। तो विलायकों में अन्य पदार्थ की उपस्थिति का मतलब है कि विलायक अकेला होता तो कोई बात नहीं, अब कोई अन्य पदार्थ है तो वो क्या करेगा? दिक्कत उत्पन्न करेगा। दिक्कत के लिए हम आपको बताते हैं, ऐसे चित्रानुसार बताएंगे, तभी आपके मत्थे में जल्दी आ जाएगा। जल्दी से आप है
ये कोई विलायक भरा गया है। इसमें हमें गैस घोलनी है। क्या घोलना है? गैस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें गैस घोलनी है। उससे पहले कह रहा है विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति, तो विलायक में कोई और चीज़, यहाँ पर ईंटें पत्थर या कोई भी अन्य विद्युत अपघट्ट पहले से ही है। ये पहले से ही है। अब विलायक अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या घोलना है? HCl गैस घोलनी है, और ये एक जल है। तो ये जब जल है, इसके में पहले से ही कोई कण उपस्थित है, तो कणों की संख्या अब HCl की यहाँ पर कम हो जाएगी, कम जा पाएंगे कण, क्योंकि जो स्थान HCl को चाहिए था वो किसने घेर लिया है? अन्य पदार्थ ने। कोई अन्य पदार्थ, ये नीले नीले डॉट जो हैं वो अन्य पदार्थ हैं। तो लिखेंगे विलायक में अन्य पदार्थ या विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति के कारण गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। लिख देंगे विलायकों में अन्य पदार्थ या विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट का मतलब होता है कि विद्युत धारा चलाने वाले विलयन, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति के कारण द्रवों में गैस की विलेयता, द्रवों में गैसों की विलेयता घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मतलब है कि आपको देसी तरीके से बताते हैं। जैसे ये एक टैंक है जिसमें 10 व्यक्ति घुल सकते हैं। 10 व्यक्ति कोई भी हैं, वो गैस के अणु मान लिए जाएं। एक टैंक में 10 व्यक्ति नहा सकते हैं, टैंक का इतनी ही क्षमता है, और उसको गैस का कण मान ले। पर व्यक्ति एक गैस का कण है। अब हम पहुँचे तो उसमें टैंक में 10 व्यक्ति, वो टैंक एक विलायक है, और वो व्यक्ति जो नहाने जा रहे हैं 10 उस टैंक के अंदर, तो वो क्या है? उसमें एक विलेय के रूप में गैस के कण हैं। अब गए तो टैंक के पास गए तो देखा टैंक में हमने कि बहुत बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े भी 20-25 पड़े हैं उसमें से। तो अब हम उसमें से 10 में से 2-3 ही नहा सकते हैं, बाकी नहीं नहा सकते, क्योंकि टैंक में जगह ही नहीं बची है, जगह की कमी हो गई। तो इसी कारण लिखा है विलायक में अन्य पदार्थ, वो लकड़ी के टुकड़े जो टैंक में पड़े हैं वो अन्य पदार्थ की स्थिति में आ गए, और इसमें क्या हुआ कि गैस के जो व्यक्ति गैस के कण के रूप में नहाने जा रहे थे, इसमें घुलने जा रहे थे, उनकी मात्रा अब कम घुल पाएगी। तो क्या हो गया कि विलायक में अन्य पदार्थ या विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति के कारण द्रवों में गैसों की विलेयता घट जाती है, क्योंकि वो उसमें अब जा ही नहीं सकते हैं, इतनी जगह नहीं बची है रहने के लिए, क्योंकि निश्चित मात्रा में गैस घुलती है। ऐसा नहीं अनलिमिटेड आप जाएं जितनी भी चाहे अपनी मन मर्जी से घोल दें, क्योंकि स्थिर ताप, निश्चित वायुमंडलीय दाब पर जब किसी विलायक में किसी गैस की निश्चित आयतन पर मात्रा घुली हुई होती है तो गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट यहां पर क्या बनेगा? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव हो सकता है ये 5 हेडिंग और हेडिंग नंबर तो याद नहीं रहा, लेकिन आपको बता रहे दाब का प्रभाव, जो भी हो हेडिंग नंबर आप अपना देख लें। तो दाब का प्रभाव, अब यहाँ पर एक बात लिखेंगे,
दाब बढ़ाने पर द्रवों गैस की, गैस पहले लिखें, गैस की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। क्या लिखा है? दाब बढ़ाने पर गैस की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पात्र है, यहां पर क्या भरा हुआ है? एक द्रव। और इतने में लगा हुआ है एक पिस्टन। ये पिस्टन लगा दिया हमने ऐसे, और ये है पिस्टन का हैंडल, ठीक है। और यहाँ पर ये गैस के कण हैं, कोई भी गैस हो सकती है, हमें विलेयता बनानी है। और पहले से ही 2-3 गैस के कण यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब घुल रही है तो थोड़ी बहुत तो पहले से ही घुल जाएगी। दूसरा चित्र में बताते, दूसरे चित्र। अब ये पिस्टन खिसक कर आ गया यहाँ पर, अब पिस्टन खिसक कर यहाँ आ गया और ये द्रव भरा हुआ है। पहले से जो द्रव यहाँ पर नीचे भरा हुआ था वो यहाँ, अब क्या हो गए? गैस के कण ये यहाँ रह गए, बाकी गैस के कण कहाँ आ गए? द्रव के अंदर समा गए। अब देखिए, ये क्या है? गैस। ये लगा हुआ है पिस्टन, ये क्या है? द्रव। जब हमने पिस्टन को, ये गैस का एरिया है और नीचे द्रव भरा हुआ है, जब हम पिस्टन को दाबेंगे तो गैसीय कण किस में मिल जाएंगे? द्रव में। जैसे हमने पिस्टन को दाबा तो गैसीय कणों की विलेयता किस में बढ़ गई? द्रव में। और कुछ गैस के, अगर सभी को हम दाब दें तो सभी गैस के पार्टिकल्स किस में आ जाएंगे? द्रव में। तो कहने का मीन्स है कि दाब बढ़ाने पर द्रवों की विलेयता, द्रवों में गैस की विलेयता बढ़ जाती है, और दाब बढ़ाने पर द्रवों की विलेयता बढ़ जाती है। तो इसी अनुसार इस नियम को हेनरी ने अपने मतानुसार समझाया। तो हेनरी का नियम यहाँ पर अब लागू होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेनरी का नियम। अब हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। इसको आप रब कर देते हैं। दाब को प्रभावित करने वाले, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हेनरी का नियम। अब आ जाते हैं हेनरी के नियम। गैसों की द्रव में विलेयता को समझने के लिए हेनरी ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। तो क्या इनका नियम और इसमें क्या बदलाव हुए? इस नियम में कुछ चेंज भी आए थे जो डाल्टन ने किए थे। तो आ जाइए पढ़ते हैं हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, स्थिर ताप, जब ताप बिल्कुल स्थिर हो यानी कि एक जैसा हो, अप डाउन ना कर रहा हो, ताप कभी ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, एक सा ताप हो, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जो गैस की विलेयता है उसको हम कैपिटल स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं और उसके दाब के समानुपाती दिखाते हैं। तो यम प्रोपोर्शनल हो गया है क्या? पी।
तो लिखा स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यम प्रोपोर्शनल पी, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे यम प्रोपोर्शनल के, यम बराबर के इंटू पी। तो यहाँ पर यम गैस की विलेयता है, यम बराबर गैस की विलेय मात्रा और P बराबर है गैस का दाब, K बराबर है समानुपाती नियतांक। हेनरी ने जब ये नियम दे दिया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के वाष्प दाब के समानुपाती होती है, तो इसको जब किया गया डाल्टन के नियम से कंपेयर किया गया तो वो एक समान थे। जब इस नियम को डाल्टन के नियम के अनुसार देखा गया तो वो बिल्कुल एक समान थे। तो डाल्टन का नियम क्या कहता है? डाल्टन के अनुसार किसी द्रवीय विलयन में, वही बात है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यहां पर इन्होंने लिख दिया किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता आंशिक दाब पर निर्भर करती है। कैसे? थोड़ा सा दाब, क्योंकि गैस जब किसी के अंदर जाती है तो वो अंश में दाब लगाती है। देखिए जैसे ये द्रव है, यहाँ पर द्रव भरा हुआ है और इसमें गैस जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये गैस की विलेयता है, ये गैस विलेय है जल में, और ये जिस हिस्से पर है उतने पर ही दाब लगाएगी, यहाँ पर लगाएगी, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 10-12 कण दिखाए जा रहे हैं, इनके द्वारा इस विलयन में यानी कि इस विलायक में लगाया गया दाब आंशिक होगा। पूर्ण रूप से मतलब होता है कि दाब को यहाँ पर लगाया जाए और पूर्ण रूप से ऊपर से पिस्टन से दबाया जाए तो सभी कणों पर दाब लगेगा। लेकिन यहाँ पर कौन लगा रहा? सिर्फ ये गैसीय कण। तो गैसीय कणों का जो दाब होगा वो अंश में होगा, थोड़ा सा। पूर्ण रूप से लगा हुआ दाब पूर्ण दाब कहलाता है। यहाँ आंशिक दाब पर निर्भर करता है, अंश में दाब लग रहा है। गैस की विलेयता को मोल भिन्न में व्यक्त करते हैं। अब जितनी गैस इसमें विलय हो रही है, ये जो कण दिख रहे हैं, तो ये मोल भिन्न में होते हैं। अब इसको हेनरी के नियम से तुलना की गई तो हेनरी ने इस नियम में चेंजिंग ला दी। किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब, अब वो कह रहे हैं हेनरी की ये जो नियम है वो काम कर रहा है, लेकिन इसको जब डाल्टन के नियम से जोड़ा गया तो उन्होंने बताया किसी गैस के विलयन में गैस की विलेयता आंशिक दाब पर निर्भर करती है। गैस की विलेयता को मोल भिन्न से व्यक्त करते हैं और मोल भिन्न होती है n/n+n, यानी कि ये मोल अंश के बराबर होती है x के, या होगी कैपिटल n/n+n। इसको हम समझाएंगे जब हम आपको मोल अंश पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मोल भिन्न और मोल प्रभाज बात एक ही होती है। आपने सुने होंगे मोल अंश मोल प्रभाज, नहीं सुने हैं तो अभी बस अगले वीडियो में यही आने वाला है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यहाँ पर किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता, बात दोनों सेम है। आंशिक दाब पर निर्भर करती है, इसने भी बताया गैस के दाब पर निर्भर करती है। जब ये गैस के टुकड़े छोटे छोटे हैं, ये गैस के दाब, तो गैस के टुकड़े थोड़ी सी जगह पे, मतलब उस विलायक में थोड़े से स्थान पर ही तो दाब लगाएंगे, संपूर्ण विलायक में नहीं लगाएंगे, तो वो आंशिक दाब कहलाता है। वही बात सेम लिखी है, जो डाल्टन का नियम है वही हेनरी के नियम के समान है बिल्कुल। तब इसको एक नियम में बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया, जो ये नियम आ जाता है हेनरी का। किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न, जो यहाँ मोल भिन्न है, जो गैस के दाब हैं, x के समानुपाती होती है। तो P प्रोपोर्शनल x, और यहाँ पर लिख देंगे गैस। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर आगे लाएंगे P बराबर KH, यानी हेनरी नियतांक। H लगा दिया, हेनरी नियतांक हो गया, इंटू x। यहाँ इंटू को डॉट में दिखा दें क्योंकि x गैस है, मोल अंश
गैस। और जहाँ लिख देंगे जहाँ x बराबर होता है n अपॉन स्मॉल n अपॉन n प्लस एन। जे स्मॉल n प्लस n मतलब होता है कि मोल प्रभाज्य। तो ये होते हैं हेनरी के नियम। तो बताते हैं भिन्न भिन्न गैसों पर। अब यहाँ पर लिखेंगे P बराबर होता है गैस का दाब, गैस का वाष्प दाब, और KH बराबर होता है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। और यक्स तो आप जानते हैं मोल प्रभाज्य या मोल अंश, मोल अंश मोल प्रभाज्य कहलाता है, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हो गया हेनरी का नियम। अब बताएं भिन्न भिन्न गैसों पर, भिन्न भिन्न गैसों के लिए हेनरी के नियतांक का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यानी जब गैसें अलग अलग होंगी तो हेनरी के नियतांक का मान KH का मान भी अलग अलग होगा। अब आप ये जान गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2021, क्योंकि 2020 के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो 2020 के लिए हेनरी का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इतना ही व्यक्त करना है। अब आ जाते हैं हेनरी के नियम का अनुसीमाएं। हेनरी के नियम कब सीमाएं लगाई जाती हैं और कब काम करता है। तो ये हेनरी का नियम आप समझ गए होंगे। हेनरी के नियम की सीमाएं। नंबर 1, जब वाष्प दाब, ऐसे लिख देंगे जब दाब अधिक ना हो, नंबर 2, जब ताप कम ना हो तो हेनरी का नियम काम करेगा। जब वाष्प दाब अधिक ना हो, जब ताप अधिक ना हो तो हेनरी का नियम काम करेगा। जब नंबर 3, जब गैस विलायक में अधिक विलय ना हो। तो इन नियमों के आधार पर यह जब दाब अधिक ना हो तो हेनरी का नियम काम करेगा, तभी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग होगा। नंबर 2, जब ताप कम ना हो, ताप इतना ना हो ठंडा कर दिया जाए विलयन को, तब भी ये हेनरी का नियम काम करेगा। सब स्टेबल होने। जब गैस विलायक में अधिक विलय ना हो, तो इन 3 नियमों के आधार पर हेनरी का नियम कार्य करता है। तो आगे चलते हैं अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को हम ऐसे ही बता देते हैं। अनुप्रयोग में सबसे पहली बात है, लिखने से पहले ऐसे ही अगर आपको जबानी बता देंगे तो अनुप्रयोग हेडिंग डालेंगे। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जब पर्वतरोहणी यानी कि पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग पर्वतरोहणी पर्वत पर जाते हैं तो बिना ऑक्सीजन का टैंक लेकर जब वो पर्वत पर चढ़ते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूर्ण करने के लिए जितने भी पर्वतारोही हैं ऑक्सीजन के टैंक में हीलियम गैस को भरकर ले जाते हैं ताकि गैस का दाब बना रहे और उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी ना हो। इस कारण अगर वो ऑक्सीजन का टैंक नहीं ले जाते हैं तो उनमें एक रोग पाया जाता है, हो जाता है एनॉक्सिया। ये एनॉक्सिया रोग हो जाता है। इस रोग से पर्वतारोही अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। नंबर 2, हेनरी के नियमानुसार पहला तो ये हो गया कि पर्वत पर चढ़ने वाले लोग हीलियम का टैंक ऑक्सीजन में भरकर हीलियम को मिश्रण बनाकर ले जाते हैं। दूसरा है कि पेय योग्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
बहुत उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बोतल के ढक्कन को बंद किया जाता है। यह भी हेनरी के नियमानुसार होता है, क्योंकि इतने प्रेशर के साथ ही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर में कम घुलनशील होती है। अगर प्रेशर से वो दाब के साथ में बंद रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलनशील होती है। और जो हमको पीने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में कुछ डकार जैसी महसूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तभी वो हमें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम घुलनशील होती है उस सोडा वाटर में। नंबर 3 पॉइंट, ये दूसरा हो गया कि वाटर कोल्ड ड्रिंक वाला। कोल्ड ड्रिंक में CO2 बहुत दाब के साथ में प्रवाहित की जाती है और बोतल को प्रेशर के साथ उसका ढक्कन, जब भी हम उसको खोलते हैं तो एक आवाज़ होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एकदम अचानक से मुक्त हो जाती है। जब भी खोलेंगे, आप खोल के देख लें कांच की बोतल में जो प्रेशर से बंधी होती है, तो उसमें एक जैसे ढक्कन ओपन होगा तो आवाज़ से करके गैस निकल जाएगी या कप से आवाज़ आएगी। तो ये किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही उच्च दाब के साथ, हाई प्रेशर के साथ में उसमें बंद की जाती है। नंबर 3 पॉइंट, गोताखोर समुद्र में जब गोता लगाते हैं तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। और जब वो गहराई में गोता लगाते हैं समुद्र में तो उसमें नाइट्रोजन की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। भाई प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नाइट्रोजन की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही वो नाइट्रोजन की अधिकता होते हैं, जितने भी गोताखोर लोग होते हैं तो वो अंदर जाते हैं, तो गोता लगाने के बाद उनकी बॉडी में जब वो श्वसन करते हैं तो उनके शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण रक्त की लसिकाओं में नाइट्रोजन की गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। रक्त की जो लसिकाएं, गांठें होती हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। जब गोताखोर ऊपर निकलते हैं, जब वो ऊपर आते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? नाइट्रोजन की गांठों से उनके रक्त का बहाव कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उन गोताखोरों की मृत्यु हो जाती है। जब उन गोताखोरों की मृत्यु हो जाती है तो एक कंडीशन आती है मृत्यु से बचाने के लिए। भाई समुद्र में काम तो पड़ता है, गोता लगाना है, तो गोते से बचाने के लिए, ऐसे समुद्र में गोता लगाने वालों को बचाने के लिए क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन के टैंक में हीलियम गैस, अगर शुद्ध ऑक्सीजन ले जाएंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन के टैंक में हीलियम गैस का मिश्रण भरकर श्वसन करते हैं, ताकि हमारे अंदर उच्च दाब के कारण हमारे ब्लड में नाइट्रोजन गैस ना घुल जाए। क्योंकि दाब बढ़ाने पर द्रवों में गैस की विलेयता बढ़ जाती है, और जब हम अधिक दाब के अंदर जाएंगे तो रक्त हमारा कैसा है? द्रव। और श्वास लेंगे तो नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में जाएगी, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन गैस भी अधिक मात्रा में जाएगी, तो ब्लड में N2 गैस की गांठें बन जाएंगी सांस लेने पर। तो रक्त में जब नाइट्रोजन गैस ज़्यादा घुल जाएगी तो उसकी गांठें बन जाएंगी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन में हीलियम का मिश्रण भरते हैं। ऑक्सीजन एक अक्रियाशील गैस है और हल्की गैस है, जो रक्त में नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में घुलने से रोक देती है, वर्जित कर देती है। इसलिए ये हेनरी के नियम में आ जाती है कि सब काम जब दाब उच्च ना हो और जब ताप उच्च ना हो, तो ये हेनरी का ही नियम फॉलो करता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को जब गोताखोर ले जाते हैं और सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन की जो क्रियाशीलता है वो इतनी हाई नहीं होती है, ना ही बॉडी के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन घुस जा पाती है, और ना ही रक्त में ज़्यादा नाइट्रोजन विलय होती है, ना ही विलेयता उसकी बढ़ती है। ऑक्सीजन की विलेयता अगर बढ़ती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, और हीलियम क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि हीलियम क्रिया नहीं करती, ऑक्सीजन क्रियाशील होती है, और ऑक्सीजन की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो समाप्त हो गया है।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। यदि ये वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम जानते ही होंगे, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। और फैला दीजिए आग की तरह, जैसे अपने मित्रों, फ्रेंडों और मिलने वाले सगे संबंधियों में सभी के पास वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, और सिलेबस को वक्त से पहले कंप्लीट कराना और परीक्षा की तैयारी करानी ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।